लेकिन संविधान लिखने का अधिकार किसी को नहीं मिला, बाबा साहब को दिया, कांग्रेस ने दिया। सर, इसको लेकर ही अक्सर कंट्रोवर्सी हो जाती है और फिर जो बहुजन राजनीति आपको टारगेट करती है कि बाबा साहब की काबिलियत से बाबा साहब ने संविधान लिखा, ना कि कांग्रेस ने उनको मौका आप दिया। सोचिए, पहले भारतीय जनता पार्टी अगर हम पर ये सवाल कि उनके कई लोग अध्यक्ष हरिजन बने हैं, कई महिला बनी है, हरिजन शब्द का मतलब अनुसूचित जाति। हरिजन तो एक सवर्ण समाज मंदिर में पुजारी है, एक समाज है जो कथा वार्ता हमारे घर पे करेगा, एक है मुंडन कराएगा, एक है हवन कराएगा, एक है शादी विवाह कराएगा। ये आरक्षण नहीं है। आज इसके बावजूद भी ये स्थिति है कि हमारी बारात उस पर रथ पे नहीं जा सकती। कि जो 37 सीट मिली है समाजवादी पार्टी को, तो उनका वोट नहीं है। अच्छा, बाबा साहब को लाया कौन? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बनाया? कांग्रेस ने लाया। बता रहा हूं जैसे कि नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। आज हमारे साथ है भगवती प्रसाद जी और ये ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कमेटी का जो एससी विभाग है उसके कोऑर्डिनेटर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत दस्तक के बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत, आपके चैनल का स्वागत। सर, मध्य प्रदेश में कल एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, उसके लिए आप आए तो थोड़ा बता सकते हैं क्या प्रशिक्षण शिविर है? देखिए, जैसे हम लोगों ने जो संगठन में लोगों को पद दिया है, तो उनको अगर थोड़ा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं देंगे तो उनको फील्ड में जाना है, तो फील्ड में जा करके कुछ सकारात्मक कार्य करेंगे तो थोड़ा उनको एक जो हम लोग हमारे पास अनुभव है, जो हमारे नेता मंच पर बैठेंगे, जो उनका अनुभव है, उनको उनके सामने शेयर किया जाएगा। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं प्रैक्टिकली कि अगर कोई किसी को प्रशिक्षण नहीं है और एक बिल्डिंग में आग लग गई है और वहाँ सब सामान रखा हुआ है बुझाने वाला, पहुँच गए बुझाने वाले, लेकिन जानकारी नहीं है, प्रैक्टिकल के अभाव में वो मदद नहीं कर पाए, अपने कार्य को सही अंजाम नहीं दे पाए। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो जीवन में, उसको हर क्षेत्र में प्रशिक्षण लेना चाहिए। सर, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति की। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस की हालत है, यहाँ पे पस्त है, कांग्रेस लगातार उसका ग्राफ गिरते जा रहा है। और ये भी देखा होगा कि बड़े बड़े नेता सिंधिया जैसे हो, वो लगातार कांग्रेस छोड़ के भी जा रहे हैं। कई उनकी वजह से एक बार सरकार भी गिर गई थी। तो एससी विभाग, जो अनुसूचित जाति का विभाग, वो ऐसा क्या करेगा कि जो एससी वोट है वो कांग्रेस की तरफ जो छिटक चुका है बसपा के आने के बाद या फिर भीम आर्मी के आने के बाद, वो वापस उसका कैटेगराइज वोट वापस आ सके? देखिए, ये आप देख रहे हैं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी किस महीने से, किस साजिश के साथ, चाहे कहाँ की सरकारें हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे बिहार में हो, सब जगह उन्होंने यहाँ मध्य प्रदेश में भी किया। तो बड़े लोगों का नुकसान कम होता है, छोटे लोगों का नुकसान ज़्यादा होता है। क्योंकि कांग्रेस हमेशा जो योजना बनाती है वो छोटे लोगों के लिए बनाती है, गरीबों के लिए बनाती है, मजदूरों के लिए बनाती है, किसान के लिए बनाती है, महिला के लिए बनाती है। तो वही सफ़रर हैं, वही मतलब नुकसान उनका हो रहा है। तो उनके अंदर ये भावना आ गई कि अब हमें इनसे बदला लेना है, अब भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जा कर के कांग्रेस का पतंग उड़ाना है। ये दलित समाज ने तय कर लिया है, क्योंकि वो ये भी देख रहे हैं ना कि ये कौम को कबीलों में बांट करके ये एकदम से कयामत लाना चाहते हैं, उससे हमें संघर्ष करना है। मेरा क्वेश्चन ये भी है सर कि आपका जो कांग्रेस का कैडर है, ये कैसे एक नैरेटिव से जो बहुजन राजनीति कही जाती है हमारे देश में, और उसमें सबसे बड़ा जो वोट परसेंटेज कह लीजिए या फिर सबसे बड़ी जो भागीदारी रहती है वो एससी समाज की ही रहती है बहुजन राजनीति में, वो कैसे आपके साइड आएगा? जो बसपा के साइड है या अलग भीम आर्मी कह लीजिए उनके साइड है, वो कैसे आपके साइड आएगा वापस? देखिए, अभी आपने जिनका नाम लिया है, आज़ादी के समय इनका कोई मतलब नहीं इन पार्टियों का। अगर कांग्रेस संविधान न देती, कांग्रेस आरक्षण न देती, तो ये लोग बोलने के आज हकदार न होते। कांग्रेस की ताकत है जो लोग बोल पा रहे हैं, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अभी बंगाल के चुनाव में अधिकारियों का दुरुपयोग कर रही है, तो अगर ये इस तरीके से करती तो क्या होता। लेकिन कांग्रेस इनके पीछे खड़ी है, दलितों के पीछे खड़ी है, कमज़ोरों के पीछे कांग्रेस खड़ी है, तो इसलिए ये डर है। तो अब हमको तो मोर्चा लेना है अपने अपने भविष्य को बनाने के लिए, हमारा भविष्य महफूज रहे, संविधान बचा रहे। अगर आज कल्पना करिए, तसव्वुर कीजिए कि अगर संविधान को ये लोग बदल देते, अगर पिछली साजिश के साथ उनको वोट का बहुमत मिलता, तो किसी को बोलने का अधिकार होता, धर्मनिरपेक्षता कहाँ होती, सामाजिक सौहार्द कहाँ होता, लोकतंत्र कहाँ होता। आज क्या है? आज लोकतंत्र लहूलुहान है, लोकतंत्र एकदम लहूलुहान है। और विदेशों में हमारा भारत
अपमान हो रहा है। तो ये तो जो मौजूदा सरकार है उससे न धर्मनिरपेक्षता से मतलब है, न गंगा जमुनी तहजीब से मतलब है, न दलितों के उत्थान से मतलब है। वो तो आरएसएस का कैडो मनुवादी संविधान को लागू करना चाहते हैं। तो यही सेम आरोप तो कांग्रेस के ऊपर भी लगते हुए आ रहे हैं कि जब बीएसपी आने के बाद ही दलितों की राजनीति प्रबल हो पाई है, नहीं तो उससे पहले दलितों की राजनीति थी का। बाबू जगजीवन राम जी के सिवा कोई बड़ा नेता चेहरा नहीं था उनके पास। देखिए, यही लोग नहीं समझते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेसी नहीं थे, बिल्कुल। लेकिन आज़ादी के बाद जब पहली सरकार बनी नेहरू जी की तो सबसे पहले उनको कानून मंत्री बनाया गया। आरोप भी आपके ऊपर लगता है ना कि आपने हराया था। सुन तो हरा तो भाई हम अपने पार्टी को जिताए थे कि उनको हराए थे? हम अपने पार्टी को, अगर मान लीजिए हमने मुकेश को लड़ाया है तो हम मुकेश को जिताएंगे कि इनके खिलाफ कौन लड़ा, उससे हमारा क्या मतलब है। लेकिन हमने उनको जब ये बंगाल का बंटवारा हो गया आज़ादी के बाद, तो फिर इनकी संविधान सभा की सदस्यता खत्म हो गई, तो कांग्रेस ने अपने चुने हुए आदमी को महाराष्ट्र से हटा करके इस्तीफा दिलवा करके बाबा साहब को सम्मानित किया। तो क्या मतलब है ये देखिए, सोचिए। फिर जगजीवन बाबू 50 साल तक संसद में सदस्य थे और कभी दलित क्षेत्र से नहीं लड़े थे, जनरल सीट से लड़े थे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 2 ही आदमी दलित कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एक आंध्रा के थे और एक ये थे, एक 62 में थे, एक 68 में थे। आप सोचिए, पहले भारतीय जनता पार्टी अगर हम पर ये सवाल कि उनके कई लोग अध्यक्ष हरिजन बने हैं, कई महिला बनी है। हरिजन शब्द का मतलब अनुसूचित जाति, हरिजन तो महात्मा गांधी ने इसलिए रखा था उनको सम्मान देने के लिए, बाद में तो इसको हटा दिया गया। और दूसरी बात जो लोग ये कहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया दलितों के लिए, यही बात है कि अगर आज ये संविधान होता, संविधान लोग सोचते हैं खाली दलित के लिए लिखा गया है, संविधान सबके लिए लिखा गया है। उसमें हमें शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, व्यवसायिक अधिकार है, रहने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है, सबको सुप्रीम कोर्ट में न्याय लेने का अधिकार है, निचले कोर्ट से न्याय लेने का अधिकार, ये सब संविधान ने दिया है। और बाबा साहब ने इस देश को एक सौगात दिया है और ये कांग्रेस की देन है। और दूसरे लोग चाहे, अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से गुमराह करते हैं। राजीव गांधी ने पंचायत राज संगठन में आरक्षण दिया, महिलाओं को लागू है। जो महिलाएं केवल चूल्हा चौकी तक अपने को सीमित रखती थी, आज वो प्रधान हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, मेयर हैं, प्रमुख हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। मैं भी जिला पंचायत का 2 बार अध्यक्ष था। वहाँ से था जहाँ पहले राजा महाराजा या बड़े बड़े जमींदार जिला पंचायत के अध्यक्ष होते थे। जब ये राजीव गांधी का पंचायत राज लागू हुआ तब मुझ जैसे व्यक्ति को भी जिला पंचायत का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। ये दलित नहीं हम। बात आरक्षण की आ गई है, मैं महिला आरक्षण पर ही आऊँगा। सब लोग बोल रहे हैं महिला आरक्षण होना चाहिए, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ परिसी मन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मेरा, आप एससी विभाग से आते हैं और उसके बड़े नेता हैं, आप विधायक रह चुके हैं, आपने बड़े बड़ी चीज़ें देखी। मेरा आपसे सीधा सवाल ये रहेगा कि जो 33% महिला आरक्षण है उसमें क्या कोटे में कोटा होना चाहिए, जैसे कि SC ST और OBC महिलाओं के लिए अलग से उसमें कोटा होना चाहिए 33% के अंदर ही? देखिए, पहले तो आरक्षण पे आइए आप जी। कि सन 2023 में संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा ये महिलाओं के आरक्षण का विधेयक पारित हुआ, पूर्ण बहुमत से हुआ, सारे दल के लोगों ने समर्थन दिया। सितंबर में हुआ, 20 सितंबर को लोकसभा से, 21 सितंबर को राज्यसभा से हुआ और उसके बाद 28 सितंबर को राष्ट्रपति महोदया का हस्ताक्षर हो गया, वो कानून बन गया। इन्होंने 3 शर्त रखा था कि इनको मौका मिले कि हाँ, पहले हम जनगणना कराएंगे, फिर डिलिमिटेशन कराएंगे और फिर हम आरक्षण देंगे। क्यों नहीं 24 तक किया? 24 तक आप क्यों नहीं कर पाए? अगर नहीं किए, अगर नहीं जनगणना हुआ, नहीं सब चीज़ हुआ, तो जो मौजूदा सांसद का सेटअप है उसी में आप दे देते महिलाओं को आरक्षण। आज जो अब आप ड्रामा कर रहे हो, लोकसभा की गरिमा को गिरा रहे हो। लोकसभा में बिल कौन सा गिर रहा है, प्रचार क्या हो रहा है, मीडिया के लोग किस तरीके का प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, मंत्री हो, इनको शर्म नहीं लगती कि विधेयक जो गिरा है वो परसीमन का विधेयक गिरा है और जनता में आरक्षण का विधेयक गिर गया। आरक्षण का विधेयक, कांग्रेस ने महिला आरक्षण को गिरा दिया। ये क्या भ्रम पैदा कर रहे हो? भाजपा का नैरेटिव होता है अक्सर। भाजपा के नैरेटिव का सवाल नहीं है। जो संसद में बात हो, अगर उसके खिलाफ बाहर आप बोलोगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि उस 33% में भी क्या SC ST और OBC के लिए आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं के लिए? इसलिए होना चाहिए कि जो इनकी नीयत है,
अगर इनकी नीयत होगी तो ये ऐसे बड़े बड़े लोगों को, अपने परिवार के लोगों को फलाने ढिकाने को रख देंगे तो उनका तो नंबर नहीं आएगा जिसके लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। तो इसमें क्या बुराई है? राहुल गांधी जी अक्सर अपने जो मंचों से जातिगत जनगणना की बात करते हैं और रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, और उनका ये भी कहना होता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू होना चाहिए, तभी जो दलित पिछड़ा समाज है वो सशक्त हो पाएगा। मैं कहता हूँ जो इस आज़ादी के पहले से जो आरक्षण था, एक सवर समाज मंदिर में पुजारी है, एक समाज है जो कथा वार्ता हमारे घर पे करेगा, एक है मुंडन कराएगा, एक है हवन कराएगा, एक है शादी विवाह कराएगा। ये आरक्षण नहीं है। उस आरक्षण का कोई विरोध नहीं करता। आरक्षण हुआ नहीं, उस आरक्षण का कोई विरोध नहीं करता। हम दलित समाज के लोग सदियों से सताए गए हैं। हमें जो संविधान से आरक्षण मिला वो केवल सामाजिक स्वीकारोक्ति के लिए है कि हमें समाज के लोग स्वीकार करें। मेरे पास खाने की कमी नहीं है, लेकिन कम से कम लोग ये स्वीकार करें कि ये भी देश के नागरिक हैं, बगल में बैठ सकते हैं आपके। आज इसके बावजूद भी ये स्थिति है कि हमारी बारात उस पर रथ पे नहीं जा सकती। मध्य प्रदेश में आप आए हैं, कल मध्य प्रदेश में आपका बड़ा प्रोग्राम है, यहाँ पर अक्सर घोड़े से उतारने के मामले हो या फिर आदिवासी के ऊपर पेशाब करने का मामला हो, या फिर आपको मैं एक डेटा बताता हूँ सर, सबसे ज़्यादा बलात्कार अगर मध्य प्रदेश में होते हैं, महिलाओं के साथ शोषण होता है, अगर उसमें भी आप उसको वो करेंगे ना, फिल्टर करेंगे, तो आदिवासी और दलित महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा होते हैं। इनका आंकड़ा आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। देखिए, किसी के भी खिलाफ अगर बलात्कार की घटना होती है तो हम उसकी निंदा करते हैं। हम इसको जाति से नहीं देखते, हम जाति से देखते हैं। जिसके खिलाफ जाति होगी उसके साथ हम खड़े हैं। कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। कौन जाति कर रहा है उसके जाति पर मैं नहीं जा रहा हूँ, वो जाति कर रहा है इसके मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन एक पर्टिकुलर जाति देखकर भी चीज़ें होती है ना सर। ये होती चलिए, इसी के लिए तो उनको तकलीफ है कि कांग्रेस क्यों आगे बढ़ रही है। इसीलिए तो संविधान को घटाना चाहते हैं कि ताकि कानून में परिवर्तन हो जाए, मनुवादी संविधान लागू हो जाए। सर कांग्रेस आने वाले समय में, अभी 27 में यूपी का चुनाव है, यूपी में कांग्रेस का माना जाता है कि ज़्यादा कैडर वोट नहीं है। आप यूपी के इसलिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वहाँ पे अगर आप दलितों की भी राजनीति देखा जाए तो अक्सर बसपा करती हुई आई है। अभी समाजवादी पार्टी भी पीडीए का नारा दे रही है, हालांकि वो आपके साथ गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में, लेकिन उनका एक नारा अलग चल रहा है, नैरेटिव अलग चल रहा है पीडीए का, और वो अपने आप को वहाँ पे बड़ा भाई समझ के काम कर रहे हैं, कांग्रेस को छोटा भाई समझ के काम कर रहे हैं। और भी कई पार्टियां हैं। तो इन सब से कांग्रेस अपना जो वोट है कैसे हासिल कर पाएगी? क्योंकि एक दो जिला है अमेठी या रायबरेली, वहाँ उसके सिवा कांग्रेस का वोट कहीं दिखाई नहीं देता। नहीं, ये गलतफहमी में है। जब आप अगर ये सोचते हो कि जो 37 सीट मिली है समाजवादी पार्टी को, तो उनका वोट नहीं है। जब वो मायावती के साथ गठबंधन करके लड़े थे तो मायावती को 10 सीट मिली थी, समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली थी जो उनके परिवार का था। जब कांग्रेस से गठबंधन हुआ, जब कांग्रेस के नेता जो न्याय के योद्धा जब किताब लेके चलने लगे, तो चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे दलित हो, चाहे बकरो, सबने उनका साथ दिया, तब वो 37 सीट पे आए हैं। तो राहुल गांधी ने झुक करके उनको उस गठबंधन को स्वीकार किया था, क्योंकि राहुल गांधी देश के नेता बनना चाहते थे और बनते अगर बेईमानी सैतानी न हुई होती। आज उनको भी चाहिए, अखिलेश जी को भी चाहिए कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनना है तो कांग्रेस के साथ झुक करके समझौते को रूप देना चाहिए, ताकि हम दोनों मिल करके भाजपा को वहाँ से हटा सकें। बड़े आरोप आपके ऊपर ये भी लगते हैं कि अभी कांग्रेस का ग्राफ पूरा नीचे आ चुका है, और कांग्रेस मतलब बहुत नीचे आ चुकी है, खत्म होने के कागार पर आ गई है। तो वो बाबा साहब का सहारा ले रही है, संविधान का सहारा ले रही नहीं। तो पहले बाबा साहब को पूछती भी नहीं थी कांग्रेस, पूछती भी। अच्छा, बाबा साहब को लाया कौन? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बनाया? कांग्रेस ने लाया। जैसे कि नहीं, संविधान लेके भाई क्या बात करते हैं? हम कहते हैं हम संविधान बात करते हैं। अब आप जो लोग संविधान के लिए बाबा साहब को अपमानित अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया राज्यसभा में, लोकसभा में, वो भी तो जाके प्रणाम करें। हम तो दिए, हम तो बाबा साहब को, आज लोग कहते हैं, सवाल उठाते हैं, मैं आपके अच्छा हुआ आपने छेड़ दिया। लोग एक सवाल भी करते हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। बिल्कुल, कई बार ठीक है, और उसका जवाब आप सुन लीजिए, और आपके माध्यम से चाहूँगा कि एक्सप्लोर हो कि कांग्रेस ने बाबा साहब को जो रत्न दिया है, दुनिया का कोई रत्न उस रत्न का मुकाबला नहीं कर सकता कि जो संविधान लिखने का अधिकार महात्मा गांधी और नेहरू ने मिलकर इनको दिया था। आज दुनिया के लोग उनका सम्मान करते हैं। इस रत्न से बड़ा भारत रत्न हो सकता है? भारत रत्न खेलने वालों को, नाचने वालों को, गाने वालों को, लिखने वालों को, पढ़ने वालों को, सबको मिलेगा, लेकिन संविधान लिखने का अधिकार किसी को नहीं मिला। बाबा साहब को दिया, कांग्रेस ने दिया।
सर इसको लेकर ही अक्सर कंट्रोवर्सी हो जाती है और फिर जो बहुजन राजनीति आपको टारगेट करती है कि बाबा साहब की काबिलियत से बाबा साहब ने संविधान लिखा, ना कि कांग्रेस ने उनको मौका दिया। क्योंकि कई बार कहा जाता है, किताबों में लिखा हुआ है, कई राइटर्स ने लिखा है कि जो गांधी जी थे, नेहरू जी थे, वो संविधान लिखाने बाहर भी गए थे, लेकिन बाहर के लोगों ने कहा था कि बाबा साहब एक व्यक्ति तुम्हारे पास है, उनसे जाकर संपर्क करो। बाहर के लोगों ने नहीं, गांधी जी ने किया था। एक बहुत बड़ा विद्वान, में उनका नाम भूल रहा हूँ, आइजनहावर जो भी थे, तो उनको लिए कहा गया, तो गांधी ने कहा जो हमारे देश में एक लायक व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, सलाहियत है, विद्वता है, योग्यता है, तो हम उनसे लिखवाएंगे। लोग उन्होंने ये नहीं था कि कांग्रेस के नहीं है। वो देश का हित जब होता है तो वहाँ कांग्रेस नहीं हो, कांग्रेस देश के लिए सोचती, केवल पार्टी के लिए नहीं सोचती। कांग्रेस की उत्पत्ति जो है, कांग्रेस का जब ये संगठन बना था, मात्र 85 लोगों ने मिलकर के कांग्रेस का संगठन बनाया था। उनके हिम्मत को, उनके जज्बा को, उनके जुनून को हम सलाम करते हैं कि ब्रिटानिया हुकूमत से मोर्चा लेने के लिए एक संगठन बनाया, और वो काफिला कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आज वो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो लोग सत्ता में हैं जिनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, कोई कुर्बानी नहीं था। सर एक लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा, 29 में प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? देखिए, देश का जो माहौल है, कांग्रेस के लोग बनेंगे, और कांग्रेस के लोग चाहते हैं, देश का आवाम चाहता है कि राहुल गांधी बने। किसी दलित पिछड़े को मौका मिलेगा? दलित पिछड़े को सब कुछ मौका मिलेगा। कांग्रेस के राष्ट्रपति 2-2 बार बनाया, माइनॉरिटी को 2-2 राष्ट्रपति बनाया। सेम बात भाजपा भी बोलती है सर कि हमने दलितों को सबसे ज़्यादा नेतृत्व दिया है। उन्होंने जो दिया, अभी एक महिला को राष्ट्रपति बनाया है, और जब अभी मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो महिला को नहीं आमंत्रित किया था, क्योंकि आदिवासी महिला है, अछूत है। और यही नहीं उदाहरण है, जब प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के पास गए थे उनको रत्न देने के लिए, तो राष्ट्रपति महोदया खड़ी हैं और ये प्रधानमंत्री की हैसियत से बैठे हैं। एक वो सम्मान है, कांग्रेस का सम्मान है, दोनों से तुलना कर लीजिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ सर थे, इनका साफ साफ कहना है कि 29 में जो प्रधानमंत्री बनेंगे और राहुल गांधी जी बनेंगे, और आने वाले समय में जो कैडर वोट था दलितों का, वो कांग्रेस के साथ फिर से वापस आएगा और एक अच्छी राजनीति देखने को मिलेगी कांग्रेस की। धन्यवाद।